हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम क्लास 9 के चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इस चैप्टर को शुरू करेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ये इसकी डेफिनेशन है। तो कभी कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा है वो लोगों को अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, लोग उस तक पहुंच सके और उसके साथ साथ अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि सभी को फ्री। अभी तो फिलहाल एनएफएसए की जो जो पॉलिसी जो अभी लेटेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करी, उसके हिसाब से तो काफी खाद्य सुरक्षा दी जाएगी लोगों को। जो सिक्योरिटी दी जा रही है फूड सिक्योरिटी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फिर भी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये जो है मेन चीजें हैं फूड सिक्योरिटी के मतलब में। और फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सभी को और हर समय उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हो, हर समय उपलब्ध हो और सभी को उपलब्ध हो। ठीक है, अच्छा, तो इसी के डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन प्री में बनते हैं, तो उसको हम एनसीईआरटी से कवर अप कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो प्री का, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि प्री जो है वो आपका क्वालिफायर पेपर होता है, उसमें आपकी क्वालिटी देखी जाती है और मेंस में क्वांटिटी देखी जाती है। उस पर्पज से, उस लिहाज से एनसीईआरटी को कवर करना जरूरी है। और जैसे कि मेरा मानना ये है, अपनी प्रिपरेशन से मैंने ये सीखा है कि 9 से लेकर के 12 तक की जो बेसिक एनसीईआरटीज है, जिसमें ज्योग्राफी है एंड पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसको कवर करना चाहिए। क्योंकि जो 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी आप पढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा कवरेज है, जहां से आपकी मेंस की प्रिपरेशन होती है, जहां से आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, वो 9 to 12 क्लास की एनसीईआरटी से कवर करना ज्यादा बेटर है। सो अभी फिलहाल हम क्लास 9 की चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम शुरू कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड। उन घरों की बात हो रही है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल, मतलब है जिनको ज्यादा दिक्कत होती है, जो हाशिए पे हैं, वो लोग जो बहुत फाइनेंशियली और सोशली स्ट्रांग नहीं है। वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी व्हेनेवर। और वल्नरेबल ग्रुप्स की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर्स में समझी है। उनका मतलब वो है कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं, जो रूरल लेबर्स हैं, अर्बन लेबर्स हैं, एससी एसटी कैटेगरीज के वो लोग हैं जिनको, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी व्हेनेवर। और ऐसे जो यहाँ पे डेफिनेशन ये हो रही है कि वो लोग, जो दिक्कत उन लोगों को तब होती है फूड सिक्योरिटी तब सबसे ज्यादा होती है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। जहां पे देयर इज, जब समस्या होती है प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, उसको बांटने में। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सहारा लिया जाता है, और ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म है और यही सबसे अल्टीमेट मैकेनिज्म भी है। And government vigilance and action to times when this security is threatened। और गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं, विजिलेंस उसके ऊपर रहता है और एक्शन भी लेती है गवर्नमेंट एट टाइम पे when this security is threatened। और जैसे जैसे इसमें कोई समस्या क्रिएट होती है, कोई थ्रेट क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन भी लेती है इसको सिक्योर करने के लिए। क्योंकि ये अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी हो गई या लोगों को तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने का सबसे बहुत बड़ा सिस्टम मैकेनिज्म है जिसपे गवर्नमेंट रिलाई करती है। नाउ व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड इज एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। हम सब समझते हैं कि जैसे कि हवा जरूरी है सांस लेने के लिए, वैसे ही भोजन जरूरी है, खाद्य पदार्थ जरूरी है जिंदगी चलाने के लिए। नाउ बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको 2 जून का खाना मिल जाए या 2 स्क्वायर का मतलब होता है दो वक्त का खाना मिले, इसका मतलब वो नहीं है। फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन थोड़ा सा वाइड है, जिसको हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद द कंट्री। तो पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। देश के अंदर जो आपका प्रोडक्शन कितना है खाद्य पदार्थों का, फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज। और साथ ही साथ आप कितना इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, और प्रीवियस जो पिछले साल का कितना स्टॉक, ग्रैनरीज का मतलब जहां पे उनको रखा जाता है
जहां पे स्टोर किया जाता है, तो आपका स्टोर कितना है, आपका स्टॉक कितना है। और बड़ी बड़ी ग्रेनरीज का मतलब जहां पे उनको स्टोर रखा है, स्टोरेज हाउसेज जो होते हैं उनको ग्रेनरीज बोला जा रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ 2 जून का खाना मिले। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है। इसका पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी, सब समझ चुके हैं। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने कितना पैदा किया, कितना इंपोर्ट किया और कितना आप स्टॉक में रख रहे हैं। नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी, फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, और क्या उसे हर व्यक्ति तक मुहैया कराया जा रहा है, वो उसको जाकर के ले सकता है, एक्सेस में है उसके। एंड नंबर 3, अफोर्डेबिलिटी, कितना प्राइस आपने उसको तय किया है, 2 रुपए पर किलो, 3 रुपए पर किलो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब पीडीएस सिस्टम से खाद्य का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, तो वो बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस पे होता है। जैसे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे काफी कम होता है। सो अफोर्डेबिलिटी इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी, उसके पास इतना पैसा हो टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। सो 3 चीजें हमने कवर करी फूड सिक्योरिटी की मीनिंग के हवाले से, और व्हाट इज फूड सिक्योरिटी ये भी हमने समझा। Now, food security is ensured in a country only if one, enough food is available. Number 2, all persons have the enough capacity to buy, and there is no barrier on access to food. ठीक है, हमने इसको समझ लिया। अब समझते हैं कि why food security, फॉर फूड सिक्योरिटी की ही क्यों ज्यादा बात हो रही है। मतलब जो फूड सिक्योरिटी शब्द जो यूज किया जा रहा है, वैसे हेल्थ सिक्योरिटी क्यों नहीं बोला जाता, या फिर सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं बोला जाता, या फिर अगर लाइफस्टाइल सिक्योरिटी वर्ड यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। वाई फूड सिक्योरिटी ही क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces, ध्यान दीजिएगा, the poorest section जो हमारे देश का है वो फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वाइल पर्सन, वो हमेशा फूड इनसिक्योर वो रहता है, जबकि वो व्यक्ति जो समाज के ऊपरी स्तर पे हैं और उनके पास साधन अवेलेबल हैं, वाइल पर्सन अबव द पावर्टी, जो पावर्टी लाइन से ऊपर है, माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस एनी स्पेसिफिक टाइम लाइन, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर, कैलेमिटी like earthquake, drought, food, tsunami, widespread failure of crop causing famine, etc. तो ध्यान दीजिएगा, जो फूड इनसिक्योर समाज के जो पावर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी समझ में आता है, लेकिन जो पावर्टी लाइन से ऊपर हैं उनके लिए भी फूड इनसिक्योरिटी एक मुद्दा हो सकती है। ये समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी समझने के बाद ये समझना जरूरी है कि वाई फूड सिक्योरिटी, इसकी बात ही क्यों हो रही है। उसके पहले हम एक बॉक्स यहाँ पे है, उसको उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। In the 1970s, food security was understood as the availability at all times of adequate supply of basic foodstuff. मतलब 1970 तक, इन 1970 70 तक की बात हो रही है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये था कि सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए, एडिक्वेट सप्लाई हो उसकी, और बेसिक फूड स्टफ सबको मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी और एट ऑल टाइम्स। उसके बाद 1975 में यूएन 1975 सॉरी, उसके बाद अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज विनर है, हम सब जानते हैं कि अमर्त्य सेन जी ने एक नई थ्योरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी। अमर्त्य सेन एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी एंड एम्फासिस द एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स। उन्होंने क्या कहा कि फूड सिक्योरिटी उन्हीं लोगों को एक्सेस हो सकती है जो एंटाइटल हो उसके लिए, उस बात पे उन्होंने जोर दिया। और एंटाइटलमेंट का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस एक्सचेंज इन द मार्केट अलोंग साइड, जो उसका मतलब होता है कि आप जो बनाते हो, जो उगाते हो, प्रोड्यूस करते हो, उसको आप मार्केट में एक्सचेंज कर सको अलोंग विद स्टेट और अदर सोशली प्रोवाइडेड सप्लाईज, और उसके साथ साथ आपको सरकार जो चीजें मुहैया कराती है, सप्लाई देती है, सोशली जो आपको प्रोवाइड करती है, उसके साथ आप जो उगाते हो अपने देश में उसको मार्केट में आप एक्सचेंज करो, इसको एंटाइटलमेंट कहते हैं। तो उन्होंने एक नई थ्योरी हमारे सामने रखी अपने अमर्त्य सेन जी ने। Now, accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security, और तब से फूड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज हो गई। In 1995, World Food Summit declared
1995 की बात है जब फूड समिट में ये डिक्लेयर हुआ दैट फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव इन हेल्दी लाइफ। ये एफएओ की डेफिनेशन 96 की है, पेज नंबर 3, जहां पर उन्होंने लिखा कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इकोनॉमिक एक्सेस कराई जाए, सफिशिएंट हो, सेफ हो, न्यूट्रिशियस फूड मिले और डाइटरी नीड्स पूरी हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्बन और रूरल एरिया की डाइटरी नीड्स अलग अलग है। 2400 और 2100 की जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है एज पर इंडियन गवर्नमेंट, वो मीट होनी चाहिए। ऐसा फूड या ऐसा खाना दिन में उन्हें खाने का डाइटरी नीड्स बताई जाती हैं। और उसी तरह उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकल हो और एक्सेस सबको हो, डाइटरी नीड को पूरा करता हो। ये 1995 के वर्ल्ड फूड समिट में डिक्लेयर किया गया। तो ओवरऑल ये बात समझ में आती है कि एक्सेसिबिलिटी जो तीन तीन थंब रूल हमने समझे फूड सिक्योरिटी के, अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो और अफोर्डेबिलिटी हो, वो भी चीज यहाँ निकल करके आती है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अमर्त्य सेन के बारे में जो नोबेल प्राइज विनर है उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन समझनी जरूरी है। अमर्त्य सेन बॉर्न नवंबर 3 1933 शांति निकेतन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं हु वाज अवार्डेड द 1998 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी फॉर हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटीज पोरेस्ट मेंबर्स। ये उनका अचीवमेंट था, इसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अब समझते हैं वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात क्यों हो रही है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी जिंदगियों में। तो हम सब जानते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी की बात हमेशा वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए होती है या उनके लिए होती है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी उन लोगों के लिए भी है जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के केस में, कैलेमिटी के केस में, अर्थक्वेक के, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड कॉजिंग फेमीन, इन सब एक्सट्रीम सिचुएशन में चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप हो चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप ना हो, फूड इनसिक्योरिटी हम सबको हो सकती है। इसलिए फूड सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि आजकल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं, जहां पर ठंड ज्यादा होना, गर्मी ज्यादा होना, अर्थक्वेक आना, ड्रॉट पड़ना या फिर फेमीन की सिचुएशन या फिर सुनामी की सिचुएशन की वजह से प्रोडक्शन में कमी आना, चीजें हो जानी बहुत ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिचुएशन और क्लाइमेट बदल रहा है। तो उस केस में फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रहती है और इसलिए फूड सिक्योरिटी होना जरूरी भी है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी, और कैलेमिटी में कैसे काम करती है? ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। It creates a shortage of food in the affected area. Due to shortage of food, the prices goes up. क्योंकि जब फूड ग्रेन का जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा किसी कैलेमिटी की सिचुएशन में, तो उसके प्राइसेस भी ऊपर हो जाएंगे। उस केस में गवर्नमेंट ही एक ऐसा मैकेनिज्म यूज करती है, पीडीएस कहते हैं, यूज कर सकती है, जिससे हमको खाद्य सुरक्षा को पक्का करना और हम तक पहुंचाने में उसको यूज कर सकती है। At the high prices, some people cannot afford to buy. If such calamity happens in a very widespread area or is stretched over a long period of time, it may cause situation of starvation. ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे हिस्ट्री में भी हमने समझा है कि अगर खाद्य सुरक्षा ना दी जाए या खाने के लिए भोजन अवेलेबल ना हो एक सर्टेन टाइम के बाद, तो वो एक नया रूप अपने आप में ले लेता है, वो हंगर ले लेता है, वो एक तरीके का आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। तो स्टार्वेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक डाइट से कम अगर सर्टेन टाइम तक लेता है तो वो भूखमरी की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है। अ मैसिव स्टार्वेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमीन, और ज्यादा तक स्टार्वेशन रहने की वजह से सूखा पड़ना या फिर प्रॉपर खाद्य सुरक्षा मुहैया ना होने की सिचुएशन वर्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि मैसिव स्टार्वेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमीन, और फेमीन की सिचुएशन पड़ सकती है, भुखमरी। नाउ अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, एक लाइन यहाँ पे ऊपर लिखी है, इसको पढ़ते हैं। अ फेमीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स। ध्यान दीजिएगा, जब फेमीन में क्या होता है, उसका सिम्टम क्या है? इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टार्वेशन एंड epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation. ठीक है, भूख से काफी समय तक भूखे रहने के बाद
ये सिचुएशन क्रिएट होती है। और एपिडेमिक्स जैसे कि कंटामिनेट का मतलब दूषित पानी लेने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि अगर आप एक लंबे समय की तक जिसको हम अकाल की सिचुएशन भी कहते हैं, भुखमरी या फिर सही वर्ड अकाल है फेमीन का। तो अगर उस वो जो चीज है वो सिचुएशन क्रिएट होती है एक लंबे समय तक भूखा रहने के बाद। नाउ यूपीएससी के एस्पेक्ट से समझने वाली बात क्या है कि फूड सिक्योरिटी का सिग्निफिकेंस हम सबकी लाइफ में क्या है, ये जरूरी है। और फूड सिक्योरिटी का जो रियल मीनिंग जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही रिमार्केबल है, उस पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। हम सब जानते हैं कि एनएफएसए जो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी को फ्री में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की बात गवर्नमेंट ने कही है। तो उस केस में ये इससे कोई क्वेश्चन मेंस में क्रिएट हो सकता है, प्लस प्री के पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो आप इसको तैयार करके चलिए। ना द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फेमिन मतलब जो सबसे खतरनाक अकाल पड़ने की सिचुएशन हुई थी दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमिन ऑफ बंगाल 1943। ऐसे कोई फेमिन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन तो मैंने काफी सालों में नहीं देखा है, बट फिर भी अपनी जानकारी के लिए हमको पता होना चाहिए। दिस फेमिन किल्ड 30 लाख पीपल इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय फेमिन? सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले अकाल से कौन से लोग हैं? द एग्रीकल्चर लेबरर्स, ध्यान देने वाली बात है, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड other casual laborers were affected the most by dramatically increasing price of rice. They were the ones who died in this famine. और इस famine में मरने वाले जो लोगों की जो इन सबको vulnerable groups में भी कवर किया गया। ये वो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, फिशरमैन हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और इन्हीं को इस सिचुएशन में इफेक्ट ज्यादा हुआ था। उस समय की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फूड सिक्योरिटी हम दोनों ही तरह के लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो चाहे पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा एसडीजी गोल्स की जब बात होती है, ध्यान देने वाली बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें जो गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी एंड गोल नंबर 2 इज जीरो हंगर। सो आप ध्यान दीजिए, एसडीजी के गोल नंबर 1 में है नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, भूख को या भूखमरी को खत्म करना, उनका गोल नंबर 2 है। इसको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन में हम नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे चार्ट इन्होंने दिया है समझाने के लिए कि प्रोडक्शन इन राइस इन प्रोविंस ऑफ बंगाल, मतलब अगर किसी जगह पर अकाल पड़ रहा है तो कारण तो लोग यही लेंगे ना कि वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ होगा, इस वजह से वहां पे अकाल पड़ने की सिचुएशन हुई। पर अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें 1938 से लेकर के 1943 तक आप देखिए प्रोडक्शन यहाँ 85 लाख टन था और इसका इंपोर्ट कुछ नहीं था। यहाँ पर 1938 में एक्सपोर्ट कुछ नहीं था और अवेलेबिलिटी 85 थी। उसी तरह 1943 में, क्योंकि कह रहे हैं कि इस अकाल जो वेस्ट बंगाल का वर्स्ट फेमीन था ये 1943 में, सो हमारा जो प्रोडक्शन था 76 था, इंपोर्ट हमने कितना किया 3, मतलब 3 जुड़ करके इसमें हो गए 80, सॉरी माय मिस्टेक, 76, तो हमारा 79 लाख टन तक हमारे पास अवेलेबल था, एक्सपोर्ट हमने कुछ किया नहीं और टोटल हमारा 79 हो गया। तो फिर जब हमारे पास इंपोर्ट हमने किया था और हमारे पास प्रोडक्शन भी था, तो ये फेमीन क्यों हुआ? राइट, इसका मतलब कोई ग्लिच था, कोई ग्लिच था उस वक्त तक। और हम सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। सो 1943 की सिचुएशन ब्रिटिश काल की है और उस वक्त की पॉलिसी की वजह से वहां के लोगों को इस अकाल को फेस करना पड़ा, इस फेमिन को फेस करना पड़ा। अब इसमें कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस राइज किए हैं इन्होंने जो उस सिचुएशन को डिफाइन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगते हैं। नाउ समझते हैं कि इस बैकग्राउंड के बाद अब समझ गए कि हम फूड सिक्योरिटी क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अब थोड़ी और फैक्चुअल चीजें समझते हैं। नथिंग लाइक बंगाल फेमिन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन, और बंगाल के फेमिन के बाद ऐसा कुछ भारत में अभी तक हुआ भी नहीं और आई विश की कभी ना हो। इट इज however disturbing to note that even today famine like conditions exist in many parts of the country, leading to starvation deaths at times. अभी भी कुछ सिचुएशन हमारे देश में कुछ भागों में ऐसा होता है। The natural calamities and pandemics may also lead to food shortage.
फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, ऑब्वियसली विश्व के सब कई देशों में ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, तो फूड शॉर्टेज की सिचुएशन होनी लाजमी है। जो हमने कोविड-19 के पैंडेमिक में एक्सपीरियंस किया हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी, रिसेशन और मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड एंड सर्विसेज इम्पैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि लोगों का आवागमन कम था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम था, प्रोडक्शन कम था, तो इस तरह की कैलेमिटी जैसे हमने अभी एक्सपीरियंस किया 2020 में, 2021 में। सो उस सिचुएशन को ये रेफर करना चाहते हैं कि कोविड-19 में जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उस केस में हमने समझा कि फूड सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। ना अभी समझने वाली बात है वो कौन कौन से लोग हैं जो जिनको हम ये बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फूड इनसिक्योरिटी को समझना भी जरूरी है सिक्योरिटी के साथ। वो कौन है जो फूड इनसिक्योर है? ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? समझने वाली बात है। डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, providers of traditional services, petty self-employed workers, destitute including beggars। तो ये जो एक बड़ा जो लोग हैं, कवरेज है यहाँ पर समझने के एस्पेक्ट से कि इनको ज्यादातर फूड इनसिक्योरिटी के चांसेस बनते हैं। और इन द अर्बन एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हु वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर्स। ठीक है, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको हमने समझा है पहले। तो ये सारे इनको फूड इनसिक्योरिटी इनके लिए ज्यादा है, और जब कैलेमिटी की सिचुएशन होती है तो चीजें और बढ़ जाती हैं। इवन देन जो लोग सीजनल एक्टिविटीज में काम करते हैं, जिनके लिए 3 महीने काम है या 6 महीने काम है, उनके लिए भी ये वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। नाउ समझते हैं कि सोशल इम्पैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है। इन सब चीजों को समझने के बाद हम समझेंगे कि सोशल कॉम्पोजिशन के हिसाब से फूड इनसिक्योरिटी का इम्पैक्ट क्या आता है। द सोशल कॉम्पोजिशन अलोंग विद द इनेबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। और साथ ही साथ जब जो ये सोशल कॉम्पोजिशन तो है ही, कास्ट, क्रीड और जो इनकम कैपेसिटी के हिसाब से हम बाइफर्केशन तो कर सकते हैं पॉपुलेशन में, बट फूड परचेजिंग की इनेबिलिटी टू बाय फूड और उसको खरीद ना पाना, मतलब जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी इस चीज को एनहांस करती है। किसको? फूड इनसिक्योरिटी को। द SC/ST एंड सम सेक्शन ऑफ OBCs, लोअर कास्ट अमंग देम, who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। जिनके पास ऑब्वियसली जो उन कैटेगरीज की बात हो रही है जिनके पास जमीन नहीं है, कुछ वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और साथ ही उनकी जो इनकम कैपेसिटी बहुत कमजोर है, उनके लिए फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है। हाई इंसिडेंस ऑफ malnutrition prevails among women, और औरतों में जहां पर जिनको प्रॉपर डाइटरी मेजर्स नहीं दिए जाते, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती, उनमें भी, उन महिलाओं में भी उनके लिए भी इनसिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, और उनके साथ इनसिक्योरिटी भी ज्यादा है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ malnutrition। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी महिला को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी और फूड इनसिक्योरिटी की समस्या बनी रहेगी, तो आने वाली संतानें भी इसको इम्पैक्ट लेती हैं। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecurity population। आज ही एक आर्टिकल आया है द हिंदू में जिसमें स्टिल बर्थ और प्री डिलीवरी की जो बर्थ होती है, जैसे प्री मेच्योर बेबी कहते हैं, उनके लिए जो उनका जो डेटा आया है वो बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। और उसके आधार पर जो ऑथर है वो लिख रहे हैं, जो राइटर है वो लिख रहे हैं कि हमारे देश को हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही जीडीपी का हेल्थ पे जाता है, जबकि वादा किया गया था 2.5 का, तो ऑलमोस्ट हाफ। और जबकि हमारा जो देश है उसकी पॉपुलेशन चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, तो हमें फिर कंट्रीब्यूशन जीडीपी का इतना कम क्यों है? और जिसकी वजह से स्टिल बर्थ, मतलब जो नवजात बच्चा पैदा हो रहा है वो मृत पैदा हो रहा है, और साथ ही साथ जो प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं, जो डिलीवरी के टाइम के पहले हो जाती हैं, उस केस में बच्चों को बहुत ही हेल्थ का रिस्क रहता है और माँ को भी रहता है। तो उन चीजों में हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो ये कह रहे थे कि जो माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, जहाँ प्रॉपर डाइट महिलाओं को नहीं मिलती है, वहां पे स्टिल बर्थ का, प्री मेच्योर बर्थ का इशू ज्यादा रहता है, और इसकी वजह से हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं, वो ही अगर स्टेबल नहीं रहेंगे, तो हमारे देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है।
तो इसीलिए फूड और फूड की सिक्योरिटी महिलाओं, बच्चों और इन सारे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए बहुत जरूरी है। Now, according to the National Health and Family Survey 1989-99, the number of such women and children is approximately 11 करोड़। तो 11 करोड़ तक की डेटा है जो इन सब माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है और इनको फूड सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, या खाना प्रॉपर मुहैया नहीं हो पाता है। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disaster। जैसे कि हमने पहले समझा कि वो जो नेचुरल डिजास्टर के ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो इलाके प्रोन है, मतलब वहां घट सकती हैं घटनाएं, वहां के इलाके के लोग, महिलाएं, बच्चे, उनके लिए फूड इनसिक्योरिटी की समस्या ज्यादा है और इसलिए गवर्नमेंट उसको सिक्योर करने में तत्पर रहती है। नाउ हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। और जो हंगर मतलब भूखमरी या भूख की बात जो हो रही है, इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये कोई एक फीलिंग नहीं इसको आप दिखा सके। ऑलमोस्ट क्या है, ये इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, और ये गरीबी लाती है। जो भूख है जो लेकर आती है क्या, गरीबी। ओके, नाउ द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। जैसा कि हमने समझा भी कि जो सेकंड गोल है हमारा, एसडीजी का पहला गोल है गरीबी हटाना, नो पॉवर्टी, और एसडीजी का दूसरा गोल है हंगर, नो हंगर, मतलब भूख को हटाना। तो उसके हिसाब से हमारे देश को ऐसी पॉलिसीज को क्रिएट करना है, और यहाँ पे वो समझाना चाह रहे हैं कि फूड इनसिक्योर जो सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो कितना सिग्निफिकेंट और कितना बड़ा इम्पैक्ट वो हमारी पॉपुलेशन पे डालता है ना। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन, और वो कह रहे हैं कि जो भूख के भी टाइप है, उस भूख के भी टाइप है। क्रॉनिक है मतलब एक सर्टेन लेवल तक चलने वाली, और सीजनल मतलब कभी कभी। ठीक है, द क्रॉनिक हंगर इज अ consequence of diets persistently and inadequate in terms of quantity and quality। तो पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर, जो गरीब लोग हैं वो क्रॉनिक हंगर से जूझते हैं जो लंबे समय तक चलती है, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो उनको सर्वाइवल के लिए भी खाना अवेलेबल नहीं है, तो वो क्रॉनिक हंगर से जूझ रहे हैं। और सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब कभी जैसे आप सीजनल का मतलब कभी वो जब ग्रो कर रहे हैं, मतलब उगा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कभी उसकी कटाई कर रहे हैं, तो इनसे होने वाली जो इनसिक्योरिटी है, या सपोज करिए अनाज इतना पैदा नहीं हुआ कि वो बेच सके या अपने रख सके, तो स्पेसिफिक ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने में जो इम्पैक्ट आता है हंगर का, वो कहते हैं सीजनल हंगर। दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज, और गांव के इलाकों में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर्स। ठीक है, सो इसके भी दो भाग हो गए, रूरल और अर्बन, और उसके सीजनल हो गया और क्रॉनिक। तो यहाँ पे नीचे चार्ट दिखा रहे हैं कि जो हंगर का इंडेक्स ये दिखा रहे हैं 2004 के हिसाब से। देखिए कि रूरल में जो सीजनल हंगर है वो 16.2 है, और अर्बन में 5.6 है 93 में। उसके साथ 93, 94 में क्रॉनिक का जो रूरल एरिया में 2.3 है, यहाँ पे 0.8 है। टोटल देख सकते हैं कि हमारा 83 में ज्यादा था रूरल का, अर्बन का काफी कम था। फिर उसके बाद रूरल का 5.1 है, 94 में यहाँ पे 1.6 है, और 2000 में 3.3 है, रूरल का 0.9 है। तो मतलब कहने का है कि सीजनल और क्रॉनिक दोनों में जो अर्बन एरिया का जो डेटा है वो बेटर है, काफी बेटर है रूरल से। सो हम समझ सकते हैं कि रूरल एरिया में जो हमारा अवेलेबिलिटी है फूड की और खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की कितनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, जो मेन फूड सिक्योरिटी का मुद्दा रहता है। नाउ इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस, और जो इंडिया टारगेट कर रही है कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही कि हमको सेल्फ सफिशिएंसी या इंडिपेंडेंस आ जाए। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, वो आत्मनिर्भरता फूड सिक्योरिटी में, आत्मनिर्भरता डिफेंस में, आत्मनिर्भरता मैन्युफैक्चरिंग में, हर डायमेंशन पे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, और ये लंबे समय से है, आजादी के समय से बात हो रही है।
After independence, Indian policy markers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. India adopted a new strategy in agriculture, which resulted in green revolution. हम सब जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के को लाने के बाद से काफी हालत बेटर हुई है, जिसमें जिसमें गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को लेकर के काफी ज्यादा हमने अच्छा डिपेंडेंसी अचीव करी है, और उसके पहले भी थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद काफी चेंजेस आए हैं और उसके लिए हमने बड़े बड़े मेजर्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एक सवाल हमेशा यूपीएस हमेशा तो नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश, अगर आप डेटा उठा के देखें, द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिस्प्रोपोर्शनेट, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी जो प्रोडक्शन था वो काफी डिस्प्रोपोर्शनेट रहा, उसका प्रोपोर्शन समान नहीं रहा। इवन देन अगर आप इस पिक्चर में भी देखें, पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक फार्मर है जो पंजाब से है, अ फार्मर स्टैंडिंग इन अ फील्ड ऑफ वन ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट ऑन विच द ग्रीन रेवोल्यूशन इज बेस्ड। मतलब अगर हम ध्यान दें कि ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इम्पैक्ट या रिजल्ट अच्छा रहा पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के किसानों को ज्यादा इसका फायदा मिला, क्योंकि उनके पास साधन थे ग्रीन रेवोल्यूशन से आई हुई चीजों को खरीदने के। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में समझा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद HYV सीड्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स को खरीदने की कैपेसिटी आ गई। इवन देन फार्मिंग के मेथड्स ही बदल गए, तो उन्हीं स्टेट्स को फायदा मिल सका जो उनको खरीद सकते थे, जिसमें पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाके आते हैं। बाकी इलाकों को फायदा तो मिला, लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं मिला। तो एक क्वेश्चन पहले बन चुका है इस लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम बाद में समझेंगे ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो प्रोडक्शन था वो डिस्प्रोपोर्शनेट था। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, विच वाज दिस वन। एंड उसके साथ जो डेटा है वो तो पुराना डेटा है, लेकिन फिर भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ व्हीट, मतलब मध्य प्रदेश और यूपी में काफी फायदा हुआ जिसमें गेहूं उगाया गया। वेस्ट बंगाल और यूपी एंड अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन राइस। ठीक है, ये भी चीजें, तो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में फायदा ज्यादा मिला। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही इसको रोकते हैं और आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। इसके साथ